हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वीडियो ओपन किया है क्योंकि आप 2027 में सीएसएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपकी कन्फ्यूजन ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से शुरुआत करें। तो इसी के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको ये सिलेबस दिया हुआ है और इसमें 52 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। जो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहता है वो चूज़ करे, ठीक है। तो सिलेबस को फॉलो करते हुए 90 डेज का ये प्रोग्राम है, प्लान बनाया है जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो आप गौर करें और फर्स्ट लेक्चर देखें। आपने गोल सेट कर लिया है, बस आपको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए वीडियो कंप्लीट देखें, शुरू से लेकर आखिर तक आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ये देखें। ओके, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो इंग्लिश के सिलेबस के मुताबिक हम ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पहुंचे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शल बी, विल बी। शल अभी यूज नहीं होता, खास करके अभी मॉडर्न में हर किसी के साथ विल ही यूज की जाती है। विल बी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे सबके साथ विल बी लगेगा, ठीक है। फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा, ठीक है। सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर मैंने बताई। एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खाता रहूंगा। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू करते रहे उसी को ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती रहेगी, ठीक है। इस तरह से हम बातें करते हैं, बोलते हैं और सेंटेंस कभी भी हम कहीं पर लिखते हैं, बोलना पड़ता है। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखे, फिर से भी देखो। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता रहेगा। वी विल बी वॉचिंग मूवी, हम मूवी देखते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन फ्यूचर में। तो आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं रात 8 बजे स्टडी करता रहूंगा, ठीक है। फ्यूचर की बात है, आगे रात। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से और उसमें रिटर्न में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होती है। तो विल सबसे पहले सेंटेंस बना। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब और फिर वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा, ठीक है। ये याद रखनी है फॉर्मेशन। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते रहोगे? विल शी बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देखती रहेगी? इसी तरीके से शॉर्ट आंसर, यस आई विल, हाँ मैं करता रहूँगा। नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं करता रहूँगा। तो वॉन्ट लिखें या विल नॉट लिखें, सेम है। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट का यूज हो। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर नॉट आएगा, विल नॉट आएगा या वॉन्ट लिखें, फिर बी का यूज होगा, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखें, आई विल नॉट बी स्लीपिंग, मैं नहीं सोता रहूँगा। दे विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आते रहेंगे। तो ये था ग्रामर का पोर्शन। अभी चलते हैं हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ। हम कहाँ पहुँचे थे आपको पता होगा। तो दोस्तों लिखा हुआ है 6 नंबर पर MCQs, क्योंकि 5 हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अल्तमिश के दिल्ली सल्तनत हम शुरू कर चुके हैं। तो हु सक्सीडेड अल्तमिश आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। अल्तमिश की डेथ के बाद कौन सा बादशाह दिल्ली सल्तनत पर तख्त पर बैठा? मोइजुद्दीन बरहम शाह। ये अल्तमिश के 3 बेटे थे लेकिन वो इतने काबिल नहीं थे। ये तख्त पर बैठे, कुछ मंथ बैठे, अयाशी में डूबे रहे थे। इसके लिए जब अल्तमिश की डेथ होती है तो ये अपने रज़िया सुल्ताना को सुल्तान बनाता है, बादशाह बनाता है, हुक्मरान बनाता है। क्यों? ये दिल्ली सल्तनत की वन एंड ओनली एंड लास्ट और एक ही लेडीज हुक्मरान बनी थी। हर तरह के
वहाँ पर स्टेट मौजूद थी, हर तरह की अब्बासिया, उमैया डायनेस्टी, बड़ी बड़ी मुसलमानों की सल्तनत भी मौजूद थी। वो सब कह रहे थे औरत हुक्मरान नहीं बन सकती, औरत मर्दों के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकती, सब इसके खिलाफ थे औरत के। ठीक है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ही वाज वन ऑफ द अल्तमिश सन। बरहम शाह जो है ना, ये अल्तमिश का बेटा था। ये बहुत ही थोड़े देर तक तख्त पर बैठा था। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच फीमेल रूल वाज अपॉइंटेड बाय अल्तमिश बट लेटर फेस्ड चैलेंज। इस एमसीक्यू का मतलब है कौन सी फीमेल रूलर बनी अल्तमिश के कहने पर। अल्तमिश ने अपॉइंट किया अपनी बेटी को, क्योंकि अल्तमिश जानता था ये इतनी काबिल है, ये इतनी टैलेंटेड है, ये मर्दों के मुकाबले में ताकतवर है। 3 मेरे बेटे हैं वो नालायक है, और ये रज़िया सुल्ताना टैलेंटेड है। इसके लिए रज़िया सुल्ताना को इसने चूज़ किया अल्तमिश ने, और इसको अपनी सल्तनत दे दी। ठीक है, उसके बाद में जिसने चैलेंज फेस की सब उसके खिलाफ हो गए थे। कल उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रज़िया सुल्ताना के बारे में। ठीक है, तो वो रज़िया सुल्ताना थी जिसको अल्तमिश ने चूज़ किया था। अल्तमिश इस पर ट्रस्ट करते थे, हर एबिलिटी, उसकी काबिलियत पर। बट शी लेटर फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द नोबल्स। नोबल्स मैंने आपको बताया था, अल्तमिश ने 40 लोग बिठाए थे जिसको चहलगानी कहा जाता था। अपनी हुकूमत और सल्तनत को संभालने के लिए इन्होंने ये ग्रुप बनाया था 40 लोगों का। ये नोबल्स थे, ये तुर्क नोबल थे, तुर्की के। ठीक है, ये अल्तमिश के एक किस्म के 40 लोग थे, एक ग्रुप था 40 लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। यही बाद में रज़िया सुल्ताना की हुकूमत को गिराते हैं। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, दीवान वजारत एंड दीवान रसालत। देखो, एक बादशाह आता है, एक दुनिया में हुकूमत बनती है, वो बादशाह क्या क्या नई चीज़ें लाता है, कौन सी अच्छी चीज़ें इम्पोज करता है, अवाम के लिए क्या भलाई करता है, क्या कानून सही बनाता है, क्या गलत बनाता है। तो इसने ये 2 कानून बनाए थे अपनी हुकूमत और सल्तनत को बचाने, चलाने, बढ़ाने, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, दीवान वजारत और दीवान रसालत। ठीक है, और पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स अंडर विच रूलर। ये अल्तमिश ने किया था एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। ये दीवान वजारत, दीवान रसालत किसने बनाया था, तो अल्तमिश टिक करना है। इसे एग्जाम में इस तरह से आता है। देखो, ये दीज हेल्पेड डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये अलग अलग लोग बनाए थे, बिठाए थे अपनी सल्तनत में, जो कि अलग अलग उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां दे दी थी बादशाह ने कि आपको ये काम करना है, आपको पैसे कलेक्ट करने हैं, आपको इनको तनख्वाहें देनी है, आपको हुकूमत को किस तरह से चलाना है। हर तरह के उसने अपने, जिस तरह से अभी मिनिस्टर, गवर्नर्स, हर इदारा बना हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में, हर कंट्रीज़ में, उसी तरीके से इसने एक किस्म के इदारे बनाए थे छोटे छोटे अपनी सल्तनत के अंदर। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अल्तमिश इज नोन फॉर शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम द लाहौर टू विच सिटी, दिल्ली। अब देखो, अल्तमिश से पहले अफगानी थे, तुर्की थे, और ताजिकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से बादशाह आए थे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी। और उसके बाद उसका गवर्नर था जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर वो हुकूमत दिल्ली सल्तनत पर थी, लेकिन वहाँ से गवर्न हो रही थी, वहाँ से चल रही थी हुकूमत। लेकिन जब अल्तमिश की बारी आई तो उसने कंट्रोल पूरा हिंदुस्तान पर कर लिया और पूरी सल्तनत को इंक्रीज कर लिया, दिल्ली सल्तनत को ही सब कुछ बना लिया। कैपिटल भी लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली को बना दिया, अपनी हुकूमत का पावर दिखाया। देखो, मेन सीट ऑफ पावर अंडर हिज रूल। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच डायनास्टी डिड अल्तमिश बिलोंग टू। अल्तमिश किस डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कहना ममलूक स्लेव डायनास्टी दिल्ली सल्तनत में थी, पहली डायनास्टी। ठीक है, तो दोस्तों 5 बाकी एमसीक्यू लास्ट होंगे अल्तमिश के, उसके बाद रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों, जब तक आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे तब तक देर हो चुकी होगी। ज्वाइन करें 90 डेज प्लान को। नंबर 6 पर एमसीक्यू आता है, क्योंकि 5 हमने कल डिस्कस कर लिए थे।
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के। तो इन विच सूरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मेंशन, कुरान की कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है? सूरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से ही सूरत कुरान पाक में मौजूद है। हमने कहा था 25 पैगंबर जो इनका कुरान पाक में जिक्र है वही एग्जाम में आते हैं। वैसे तो 1,24,000 अंबिया आए हैं, उन सबके बारे में नहीं पढ़ना। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम इनवाइट हिज पीपल टुवर्ड्स? अपने जो कौम की तरफ आए थे, जिन लोगों की तरफ नबी आते थे, हर नबी की कौम होती थी। इसकी कौम थी अहद। अहद के पास, ये कौम के पास आए जो कि यमन के एरिया में रहती थी, आज का जो यमन है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इनको क्या तबलीग करते थे? कहते थे तौहीद पर ईमान लाओ और वर्शिप करो वन गॉड की, सिर्फ एक अल्लाह की, ठीक है। लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर की वजह से उनके पास आज़ाब आया, वो तबाह और बर्बाद हो गए। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हर नबी पर आज़ाब कौन सा आया था, कौन सी तबाही आई थी? ये लाजमी टेस्ट में पूछा जाता है। अब देखो, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट केम अपॉन द पीपल ऑफ अहद? पीपल ऑफ अहद पर अल्लाह ताला का कैसा आज़ाब आया था, ये पूछा गया है इस एमसीक्यूज में। तो सवर वाइड स्ट्रॉम, बहुत तेज़ आंधी आई थी मिट्टी वाली, जो कि 7 डेज 8 नाइट तक ये चलती रही, इनको तबाह और फना कर दिया। सवर वाइड स्ट्रॉम। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी डेज डिड पनिशमेंट ऑफ विंड अपॉन द पीपल ऑफ अर्थ? ये कितने दिन तक ये आंधी चली? ये 7 नाइट्स 8 डेज तक ये चलती रही, ठीक है। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, तकब्बुर करना कितना बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला को कितना नापसंद है, इसमें हमको पता चलता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। व्हाट टाइटल इज कॉमनली एसोसिएट विद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कौम से था? पीपल ऑफ अहद। पीपल ऑफ अहद इसकी कौम थी। इसके पास ये आए अल्लाह ताला की हिदायत लेकर, अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाह ताला हर कौम की तरफ रबी भेजते थे, कहते थे कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो। यही कहानी होती है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, कल हमसे ये मिस हो गया था, इसके लिए आज वही पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम अगर आप मैं सिंपल समझाऊं तो ये एक सूरज है जो कि बीच में स्टेशनरी है, मतलब कि बीच में खड़ा है। बाकी 8 प्लानेट है, उनको 8 प्लानेट को सोलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि सूरज के गोल फिरते रहते हैं और सूरज एक जगह पर खड़ा है। वैसे ये 2 थ्योरी है। एक थ्योरी कहती है कि सूरज घूमता है और बाकी प्लानेट अपनी जगह पर खड़े, और एक थ्योरी है सूरज एक जगह पर खड़ा है, बाकी प्लानेट उसके गोल घूमते हैं। तो देखते हैं क्या है। नंबर 1 पर एमसीक्यू लिखा है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा है? सन इसका सेंटर है। बाकी 8 प्लानेट, जो 8 प्लानेट है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का प्लानेट कौन सा है? प्लानेट हमारे 8 प्लानेट से सबसे बड़ा प्लानेट है जुपिटर, ठीक है, ये याद रखना। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट टाइप ऑफ द प्लानेट इज मर्क्यूरी? मर्क्यूरी जो प्लानेट है ये किस चीज का बना हुआ है? ज्यादातर ये रॉकी प्लानेट है, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर का बना हुआ है। 4 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्लानेट लाई बिटवीन द मर्क्यूरी एंड अर्थ? अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लानेट आता है? वीनस आता है, ठीक है। पहले सूरज है जो कि बीच में खड़ा है, उसके गोल मर्क्यूरी घूमता है, फिर उसके बाद ये वीनस आता है, वीनस गोल घूमता है, फिर हमारी अर्थ आती है, उसके गोल घूमती है सूरज के। तो इसके लिए ऑर्डर से याद करो, पहले सूरज है, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर बाकी प्लैनेट से पढ़ेंगे हम।
5 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, व्हाट लाई बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। अब मार्स प्लैनेट है सबसे बड़ा, जुपिटर सबसे बड़ा है, आपको पता है। इनके बीच में कौन सा प्लैनेट है, क्या चीज है? वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, पत्थरों का बना हुआ बेल्ट है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इनके बीच में ये पत्थरों का बेल्ट है। इसके लिए इनर प्लैनेट्स भी हैं, आउटर प्लैनेट्स भी हैं। जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है उनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है उसको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो लास्ट में अभी देखते हैं हम करंट अफेयर में हम कहाँ पहुंचे हैं। जनवरी फरवरी चल रहा है, तकरीबन इनकी सारी जो भी न्यूज़ आती रहती है से रिलेटेड हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट मंथ आए, पता नहीं क्या होगा दुनिया में, कौन सी चेंजिंग आएगी, इसके से रिलेटेड कौन सी बातें होंगी, वो हम बातें करते रहेंगे। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, व्हेन पाकिस्तान सरमोन द अफगान डिप्लोमेट। मतलब कि डिप्लोमेट होता है एक सफारतकार होता है, एक शख्स होता है जो कि हमारे मुल्क का दूसरे मुल्कों में जाता है और उनके मुल्कों का हमारे मुल्क में आता है। वो कहता है हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ें हैं, ये अमन है, सुकून है। मतलब कि उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करे, अट्रैक्ट करे, और टूरिज़्म को भी बढ़ावा देते हैं। तो उनके साथ पाकिस्तान ने एक बातचीत की कि कहा विच मिलिटेंट ग्रुप वाज ब्लेम्ड फॉर द बोजार अटैक हुआ था, उसके बारे में बातचीत हुई थी, और ये मिल बांट कर बातचीत कर रहे थे बैठकर, ठीक है। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP इसको कहा जाता है। इसके साथ इन्होंने डिप्लोमेट, अफगानिस्तान का डिप्लोमेट था, इसके साथ बातचीत करने आया, ठीक है, सुलह हो गई। नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट टाइप ऑफ द IMF प्रोग्राम डज पाकिस्तान करंटली हैव। अब देखो IMF जो कि दुनिया को कर्ज देती है, पाकिस्तान ने इनका न्यू एक इन्होंने बनाया है प्रोग्राम, उसमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया है। उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जा रहा है, ठीक है। ये मैंने एमसीक्यू 3 लेक्चर में पढ़ाया है सेम ही। तो 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, सिलेबस के मुताबिक डोमेस्टिक अफेयर में इकोनॉमिक के लिए ये ज़रूरी है IMF वाला, ठीक है, आपके सिलेबस में मौजूद है। विच सैंक्शंस, कौन सी पाबंदी ऐसी कंट्रीज पर लगाई जाती है, अमेरिका लगाता है हर कंट्रीज पर पाबंदियाँ। पैकेज हैज द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड रिगार्डिंग द यूक्रेन वार। यूक्रेन की जो वार हुई थी उसके ऊपर जो सेक्शन थी, वो कौन सी सेक्शन लगाई गई थी यूरोपियन यूनियन के जरिए, 20th, ठीक है। ये एमसीक्यू याद रखना, सैंक्शंस